हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। आज बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस में हिंदी भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि वाक्य त्रुटि से संबंधित होते हैं। और ये त्रुटियां इस प्रकार की होती हैं कि संपूर्ण वाक्य सही लगता है और हम त्रुटि पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इनको हल किया जाता है। तो निर्देश आपका इस तरीके से आता है, निम्नलिखित वाक्य को ए बी सी भागों में बांटा गया है। आपको यह ज्ञात करना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो अंतिम विकल्प को चुनिए। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इस मुश्किल समय में मेरे वीरांग जीवन में भविष्य की कोई आशा नहीं है। इसका ए पार्ट है इस मुश्किल समय में, बी पार्ट है मेरे वीरान जीवन में, और सी पार्ट है भविष्य की कोई आशा नहीं है। यदि आपको यह पूर्ण वाक्य सही लगता है तो आप इसे त्रुटि रहित करके चिन्हित कर सकते हैं, किंतु वाक्य के किस भाग में गलती है इसे देखते हैं। इस मुश्किल समय में, ये भाग बिल्कुल ठीक लग रहा है। दूसरा, मेरे वीरान जीवन में, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है वीरान जीवन में, क्योंकि जीवन वीरान नहीं होता है। वीरान शब्द का अर्थ होता है सुनसान, निर्जन, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। और वीरान शब्द का प्रयोग जंगल के लिए या फिर बस्ती के लिए किया जाता है। जीवन के लिए नीरस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जो मन को आनंदित नहीं करता है। तो इसका ये भाग त्रुटि के साथ है, मेरे वीरान जीवन में। इसकी जगह पे होगा इस मुश्किल समय में मेरे नीरस जीवन में भविष्य की कोई आशा नहीं है। तो इसका बी भाग गलत है, यहाँ पर त्रुटि है। दूसरा प्रश्न है, जीवन और साहित्य का आपस में एक घोर संबंध है। पहला पार्ट है जीवन और साहित्य का आपस में, तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक घोर संबंध है। अब जीवन और साहित्य हमारे जीवन से ही जुड़ा होता है। जीवन जो होता है वो साहित्य में ही परिलक्षित होता है, इसलिए यहाँ पर घोर संबंध जो लिखा गया है यह व्यर्थ लग रहा है। घोर का अर्थ होता है बहुत घना, घोर अंधकार है, इसके लिए यह उपयुक्त है। किंतु जीवन और साहित्य का आपस में घोर की जगह आएगा घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का अर्थ होता है मेल जोल या फिर अति निकटता का संबंध। तो जीवन और साहित्य का अति निकटता का संबंध है, इसलिए घोर शब्द का उपयोग न करके यहाँ पर घनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो जीवन और साहित्य का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है, यह उत्तर इसका सही होगा। और इसके इस भाग में त्रुटि है, तो हम सी भाग को चिन्हित कर देंगे। आगे देखिए, धनवान को व्यर्थ बेकार में धन की सहायता देना लाभप्रद नहीं होगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में, अब यहाँ पर देखिए व्यर्थ शब्द का भी प्रयोग है और बेकार शब्द का भी प्रयोग है, जबकि दोनों के अर्थ एक ही है। व्यर्थ का अर्थ भी होता है बेकार, बेकार शब्द का अर्थ भी होता है जो उपयोगी नहीं है। तो दोनों का अर्थ एक साथ होने के कारण यहाँ पे पुनरुक्ति हुई है, तो आप या तो व्यर्थ शब्द का प्रयोग कीजिए या फिर बेकार शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो धनवान को व्यर्थ में धन की सहायता देना लाभप्रद नहीं होगा। इसके बी पार्ट में त्रुटि है। आगे देखिए, उस आकर्षक और बुद्धिमान स्त्री की सभी ने प्रशंसा की। उस आकर्षक और बुद्धिमान स्त्री, हम स्त्री भी कह रहे हैं और बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धिमान शब्द पुल्लिंग होता है और स्त्री के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो बुद्धिमती शब्द का प्रयोग करेंगे। स्त्री के लिए जब प्रयोग करेंगे तो बुद्धिमान शब्द का प्रयोग न करके बुद्धिमती का प्रयोग करेंगे। उस आकर्षक और बुद्धिमती स्त्री की सभी ने प्रशंसा की। तो वाक्य के बी पार्ट में त्रुटि है। आगे देखिए, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको अपार परिश्रम करना पड़ेगा। अपार परिश्रम, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको, यहाँ तक वाक्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिश्रम के साथ यहाँ पर अपार शब्द का प्रयोग किया गया है। परिश्रम के लिए हमेशा अथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपार शब्द का अर्थ होता है असीम,
या जिसका कोई पार न हो, असंख्य जो बहुत ज्यादा हो, उसके लिए अपार शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन परिश्रम के साथ जब प्रयोग किया जाता है तो अथक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बिना थके। तो अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तो वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। आगे देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क सप्रमाण सहित प्रस्तुत करे। वाद विवाद प्रतियोगिता में ठीक लग रहा है। अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क सप्रमाण सहित, सहित का अर्थ होता है साथ, और जब किसी शब्द के आरंभ में स का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ भी होता है स। तो यहाँ पर 2 बार साथ शब्द का प्रयोग किया है। जो अपने तर्क सप्रमाण प्रस्तुत करे अथवा प्रमाण सहित प्रस्तुत करे, यह वाक्य सही होगा। तो या तो आप सप्रमाण इसको कहेंगे या फिर प्रमाण सहित इसको कहेंगे। तो स का अर्थ साथ होने से यहाँ पे भी पुनरुक्ति हुई है, इसलिए वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। अगला है, मैं कामायनी को जितनी बार पढ़ता हूँ हर बार मुझे अपूर्व आनंद का आभास होता है। कामायनी साहित्यिक रचना है, तो इसलिए जब भी हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। तो मैं कामायनी को जितनी बार पढ़ता हूँ हर बार मुझे अपूर्व आनंद का आभास, जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आभास का अर्थ होता है घटना का पूर्व अनुमान होना, आभास होना। मुझे इस घटना का आभास हुआ। और साहित्य को पढ़ के आभास नहीं होता है, आनंद का क्या होता है, अनुभव होता है। तो अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। वाक्य के इस भाग में त्रुटि है। तो मैं कामायनी को जितनी बार पढ़ता हूँ हर बार मुझे अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। तो काव्य पढ़ते समय आनंद का अनुभव होता है, आभास नहीं होता है। आगे देखिए, यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता है। यह जीवन की गंभीरता है। गंभीरता शब्द का अर्थ होता है गहराई या फिर चिंतनशीलता। अब जीवन की यहाँ पे गंभीरता नहीं है कि व्यक्ति जो चाह रहा है वो उसे नहीं मिल रहा है। तो जीवन की यहाँ पे एक शब्द आता है विडंबना। ये जीवन की विडंबना है। विडंबना अर्थात कष्टकर स्थिति। तो यह जीवन की कष्टकर स्थिति है कि व्यक्ति जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता। तो इसके प्रथम भाग में ही त्रुटि है, इसको चिन्हित करेंगे। फिर है, तो क्या तुम अपने प्रश्न को अभिप्रायपूर्ण अर्थात अर्थ सहित और स्पष्ट रूप से कह सकते हो। यहाँ आपको बहुत आसानी से यह त्रुटि दिख गई होगी। अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट अर्थात बिना कुछ स्पष्ट किए। तो यहाँ पर विलोम शब्द इसका प्रयोग किया गया है और सही होगा स्पष्ट रूप से, सही तरीके से। तो क्या तुम अपने प्रश्न का अभिप्रायपूर्ण और स्पष्ट रूप से कह सकते हो? क्या तुम अपने प्रश्न को अर्थ सहित और स्पष्ट सही तरीके से कह सकते हो? यह इसका उचित उत्तर होगा, इसलिए वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। आगे देखिए, भरी सभा में मुख्य अतिथि को पुरस्कार समर्पित किया गया। मुख्य अतिथि को पुरस्कार समर्पित किया गया। पुरस्कार कोई वस्तु है, कोई वस्तु हो सकती है, और समर्पित किया गया, दोनों में अंतर होता है। समर्पित अर्थात समर्पण करना और पुरस्कार देने की चीज है, इसलिए यहाँ पर समर्पित के स्थान पर होगा प्रदान किया गया। प्रदान अर्थात विशिष्ट रूप से दिया गया। तो भरी सभा में मुख्य अतिथि को पुरस्कार प्रदान किया गया, यह इसका सही होगा। और वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। आगे देखिए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चाल चलन से मापी जा सकती है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व शब्द पुल्लिंग है। उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? वह अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी है। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो व्यक्तित्व शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और यहाँ पर व्यक्तित्व के लिए मापी जा सकती है, मापी जा सकती है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग ना होकर के पुल्लिंग का प्रयोग होगा। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चाल चलन से मापा जा सकता है।
तो वाक्य के सी भाग में त्रुटि है, इसको चिन्हित करेंगे। अगला प्रश्न है, नेता को जनता के साथ सद्व्यवहार का कर्तव्य करना चाहिए। नेता को जनता के साथ सद्व्यवहार, सद्व्यवहार अर्थात अच्छा आचरण, अच्छे व्यवहार के साथ हमेशा आचरण शब्द का प्रयोग होता है। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है वह कार्य जो किया जाना चाहिए या फिर फर्ज या फिर उचित कर्म। तो सद्व्यवहार का कर्तव्य न होकर के यहाँ पर नेता को जनता के साथ सद्व्यवहार का आचरण करना चाहिए, यह उपयुक्त होगा। इसलिए वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। अगला देखिए, वर्तमान में परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। वर्तमान में परीक्षा की प्रणाली, प्रणाली शब्द भी स्त्रीलिंग है और यहाँ पर बदलना में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वर्तमान में परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, यह इसका सही रूप होगा। इसलिए वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। आगे देखिए, इस निबंध का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण कीजिए। इस निबंध का देवनागरी लिपि में, देवनागरी एक लिपि है, ये कई बार हम इस पे बात कर चुके हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो जब भी किसी से कहा जाता है देवनागरी लिपि में लिखिए, अर्थात हिंदी भाषा में लिखिए। और लिप्यंतरण जो शब्द है इसका अर्थ होता है किसी एक पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द को अन्य लेखन पद्धति में लिखना। अगर हिंदी में है तो अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में है तो हिंदी में लिखना। तो इस निबंध का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण कीजिए। यहाँ पर 2 बार लिपि शब्द का प्रयोग है, एक यहाँ पर लिपि और लिप्यंतरण, लिपि धन अंतरण। तो ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, तो हम इस लिपि का प्रयोग न करते हुए इस लिपि का प्रयोग करेंगे। इस निबंध का देवनागरी में लिप्यंतरण कीजिए, अर्थात इस निबंध को हिंदी भाषा में लिखिए। इसका मूल तात्पर्य यही होगा। वाक्य के सी भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, सविनय पूर्वक निवेदन है कि आज मुझे शीघ्र घर जाने दीजिए। सविनय पूर्वक, स और पूर्वक, यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ है साथ। तो विनय के साथ यदि आप स का प्रयोग करते हैं तो पूर्वक का प्रयोग नहीं कीजिए, और यदि आप पूर्वक का प्रयोग करते हैं तो स का प्रयोग नहीं कीजिए। तो विनय पूर्वक निवेदन है, या तो ऐसा लिखिए या फिर सविनय निवेदन है। तो जो इसका सही रूप है वह सविनय है। तो सविनय निवेदन है कि आज मुझे शीघ्र घर जाने दिया जाए। तो वाक्य के ए भाग में त्रुटि है, इसको चिन्हित कर देंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्नों का संग्रह है जो आपसे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसका ये भाग 1 था। अगले भाग 2 में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपने परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।